हेलो एवरीवन, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सफलता सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने जो वीडियो कवर की है या जो क्लास हमने करी है उसमें हमने देखा था संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अब तक हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो सब हमने कवर कर लिए थे पहली वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप पहली वीडियो देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जहां पर जीएस पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम हर सब्जेक्ट का टॉपिक उठाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम उठाएंगे और वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावना है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे और साथ साथ में डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हिच आर्टिकल डील्स विद द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को हटाने की बात की गई है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है आर्टिकल 17 में यानी अनुच्छेद 17 में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 17। फिर इसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक्स याद रखने बहुत जरूरी हैं, तो इनको याद कर लीजिए। मौलिक अधिकारों का जिक्र संविधान के भाग 3 में किया गया है, यानी पार्ट 3 में इसका जिक्र किया गया है। कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। फिर ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, क्योंकि जब हम अपना संविधान उठाकर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो चैप्टर हैं या सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं वो सब किसी दूसरे देश से उठा करके हमारे संविधान में ग्रहण की गई हैं, ली गई हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व अगर आप पढ़ते हैं तो आयरलैंड के संविधान से उठाकर इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार हैं, उन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है या हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से इसे हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया है। अमेरिका से या यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। फिर इसे संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिकारों की बात, किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों की यानी नैसर्गिक अधिकारों की बात की गई है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। फिर जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था, यह है मूल संविधान। इसे मूल संविधान कहा जाता है। इस मूल संविधान में कुल मिलाकर के 7 फंडामेंटल राइट यानी 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। तो मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट होते थे या मूल अधिकार होते थे? 7 यानी 7। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 1950 के बाद जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है, तो इससे संपत्ति का एक मूल अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 में एक अधिकार दिया गया था आपको, मूल अधिकार था ये, और संपत्ति के अधिकार की इसमें बात की गई थी। ये कहा गया था कि मूल जो संपत्ति का अधिकार होगा आर्टिकल 31 के तहत व्यक्ति का मूल अधिकार होगा। फिर इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया यहाँ से। अब जब इसे हटा दिया गया फंडामेंटल राइट की श्रेणी से, तो हमारे पास एक मूल अधिकार कम हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं 6 मूल अधिकार। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, तो 7 थे। वर्तमान संविधान में कितने फंडामेंटल राइट है, तो वर्तमान संविधान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। एक कौन सा अधिकार हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार। किस आर्टिकल के तहत दिया गया था, तो आर्टिकल 31 के तहत दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे अगर मूल संविधान अब इसे फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा दिया गया,
तो इसे कहां पर रखा गया है, क्योंकि इसे कोई ना कोई अधिकार तो बनाया जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा करके इसे संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के आर्टिकल 300 के 1 या 300 के का के तहत जो है कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार में अंतर होता है। कानूनी अधिकार और फंडामेंटल राइट्स में अंतर होता है। मौलिक अधिकार का अगर आपके हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अब देखिए, हमने देखा कि 6 फंडामेंटल राइट हमारे वर्तमान संविधान में होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं? पहला है समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, और इसका जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक अभी हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। तो 12 में क्या है? 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, और 13 में बताया गया है कि कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। आर्टिकल 13 में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है या कोई भी कानून संविधान बनने के पहले से लागू है देश में, वो किसी भी व्यक्ति के जो मूल अधिकार है उनका हनन करता है तो वो कानून अप्रभावी हो जाएगा, यानी उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, वह लागू नहीं होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर दी गई हैं। मेनली जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है वो बताया गया है 14 से लेकर के 32 तक में। तो सबसे पहला है समता का अधिकार, और समता के अधिकार का जिक्र किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, इसे ही समानता का अधिकार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। समानता का अधिकार या समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी सब एक ही है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को दिया गया है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 तरह के अधिकार हमें दिए गए हैं जिन्हें हम मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आप देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो अभी हमने देखा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ बेसिक बातें याद रखनी हमें बहुत जरूरी है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है और कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक के। बार बार इनको देखना है, बार बार इनको लिखना है, इसलिए ताकि आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं और आप एग्जाम में जब भी ऑप्शन देखें तो अपने आप ही आपको अगर याद भी ना हो तो आप छांट पाएं या अलग कर पाएं ऑप्शन को। तो अच्छी तरीके से देखते जाइएगा। मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है भाग 3 में और 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल में। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? द राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल्स? तो ये है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये जो चार्ट देखा था, मैंने आपसे कहा था कि ये पूरी टेबल याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समता या समानता का जिक्र किन किन आर्टिकल्स में किया गया है। तो किन किन आर्टिकल्स में किया गया है? ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में। फिर अब आगे देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? द राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? तो ये दिया गया है आर्टिकल 21 के ए में, यानी अनुच्छेद 21 के ए में। अब अनुच्छेद 21 का ए है, जब भी आप इसके साथ कोई यहां पर सब क्लॉज लगा हुआ है, सब आर्टिकल लगा हुआ देखते हैं तो आपको याद रखना है। 1 मिनट रुकिएगा।
तो आपको याद रखना है कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, यानी पहले ये संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं था। तो फिर इसे किसी न किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया होगा। तो आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन, यहाँ पर CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था आर्टिकल 21A को। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनका फंडामेंटल राइट है, यानी उनका मूल अधिकार है कि वो जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है वो प्राप्त कर सकें, यानी माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सकें। ये दो बातें इसमें की गई थी। फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ही आपको याद रखना है कि 51A के तहत या 51 के तहत जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनमें 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अब इसमें भी सेम ही बात की गई है। 11वां जो मूल कर्तव्य है या फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके माँ बाप या उनके अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21A को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 5वां प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति यानी बोलने की और अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की आजादी कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 19A का A है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। अब ये जो आर्टिकल 19 है इसमें पर्टिकुलरली बात की गई है हमारे बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी के बारे में। इसके साथ साथ में जब मूल संविधान था, यानी जो संविधान मूलतः बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 19 के अंतर्गत भी 7 तरह की स्वतंत्रताएं हमें दी गई थी। लेकिन बाद में अभी हमने देखा 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। तो यहाँ पर भी एक संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी, उसे भी हटा दिया गया। तो वर्तमान संविधान में हमारे पास 6 जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 19 के अंतर्गत दिए गए अधिकार हैं, ये 6 तरह के अधिकार अभी हमारे पास बचते हैं। तो इन सभी अधिकारों से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले 19A के A के तहत बोलने की आजादी आपको दी गई है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे देंगे या आप देश की सुरक्षा के विरुद्ध जाकर के बोल देंगे, या आप अगर कहीं पर शांतिपूर्ण माहौल है वहां पर जाकर के भड़काऊ भाषण दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको बोलने की आजादी है, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस सेट की गई हैं कि इनसे बाहर जाकर के आप नहीं बोल सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 के 1 के B के तहत शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के कहीं एकत्र होने की भी आपको स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप सोचें कि हथियारों का जखीरा लेकर आप कहीं पर एकत्रित हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। आपको शांतिपूर्ण तरीके से और इसके अलावा बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा है बीपीएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है, बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में। हालांकि अब ये भी थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर आपको यह अधिकार दिया गया है, ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं और अपनी मांग रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 के 1 के C में कहा गया है कि आपको संघ बनाने की, यानी आपको यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। संघ या यूनियन बनाने की आपके पास स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1 के C के तहत। फिर आर्टिकल 19 के 1 के D में कहा गया है कि आपके पास देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद हुआ करता था, लेकिन अब
आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 के 1 के ई के तहत आपको दिया गया है कि आप देश के किसी भी कोने में जाकर के बस सकते हैं, वहां पर निवास कर सकते हैं, वहां पर घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 के 1 के जी में कहा गया है कि आप कोई भी आजीविका या कोई भी व्यापार अपना सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 1 के जी के तहत। यहाँ पर आर्टिकल 19 के 1 के एफ भी हुआ करता था, जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी कि आप संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसके लिए आप आजाद हैं। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया था। तो अब आर्टिकल 19 के तहत हमारे पास कितनी तरह की स्वतंत्रताएं हैं? हमारे पास 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। और कौन कौन सी, तो ये पूरा आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट्स, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से रिलेटेड आर्टिकल्स 2 हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड हैं 2 तरह के आर्टिकल, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? बी ऑप्शन, यानी बी और सी दोनों इससे संबंधित हैं। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जितने भी नागरिक हैं इस देश के, यानी सभी नागरिकों की बात यहाँ पर की गई है, सभी व्यक्तियों की बात नहीं की गई है, ये बात आपको याद रखनी है। सभी नागरिक जो हैं वो अपनी भाषा, संस्कृति, और जो लिपि है इसको संरक्षित कर पाएंगे, इसको आगे ले जाने का काम कर पाएंगे। तो ये कहा गया है आर्टिकल 29 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 29-30 में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सभी नागरिकों को प्राप्त है, सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है, तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो बात कही गई है वो सभी नागरिकों के लिए कही गई है। और इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक अपना, चाहे भाषा हो, चाहे उसकी संस्कृति हो, चाहे उसकी लिपि हो, उसको संरक्षित करके चल सकता है, संरक्षित कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अब कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सभी को प्राप्त हैं, सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वह नागरिक हो इस देश का, चाहे गैर नागरिक हो। तो ये कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं? आपको याद रखना है, जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक बार देख लीजिए। जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं वो है 15, 16, 19, 29 और 30। जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए मूल अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 29 हमने समझ लिया। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक इस देश में 2 ही तरीके से हो सकते हैं, या तो भाषाई होंगे या तो धार्मिक होंगे। तो अगर आप धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं या अगर आप भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो आप अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इनकी स्थापना कर सकते हैं, यानी इनको बना सकते हैं और इसके अलावा इनका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 में सिर्फ अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है कि अगर आप भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, तो आप अपने लिए अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब बना सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत है? यानी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज गारंटीड बाय विच आर्टिकल, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? सीधे तौर पर आपसे ये पूछा गया है, तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। और आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो क्या है? तो वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर फंडामेंटल राइट है तो उसके लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट का अबोलिशन होता है, हनन होता है,
उसे आपसे छीना जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें आपसे जो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें यही कहा गया है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आपसे छीना जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास ये अधिकार है। इसीलिए इस फंडामेंटल राइट को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो इन्होंने कहा है आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो फिर जनरली मान लिया जाता है कि जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है संविधान की, उसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। ये आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर, और आर्टिकल 226 के तहत आप जाएंगे, आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो क्या करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट को वापस लौटाने के लिए तो ये 5 तरह की रिट जारी करते हैं, यानी 5 तरह के आदेश जारी करते हैं, रिट जारी करते हैं। इन रिट के तहत आपका फंडामेंटल राइट जो है वो आपको वापस किया जाता है। ये सब हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे क्या कहा जाता है, इसे एक और नाम आपसे देकर के पूछ सकता है, प्राणों की और दैहिक यानी देह की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। इसका जिक्र कहां पर किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 21 पे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो सिर्फ जीवन की लाइफ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे नए नए केसेज आते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत सारे जजमेंट दिए जाते हैं बहुत सारे केसेज में, फिर उसके बाद इनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। जैसे आपके पास क्षतिपूर्ति का जो अधिकार है वो भी आपका इसी अधिकार के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें केस याद रखने हैं, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है याद रखना। तो एक आपको याद रखना है के पुट्टास्वामी केस। इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था इसमें, कि निजता का अधिकार भी व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाला अधिकार होगा। निजता का अधिकार क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि हमारी कौन सी जानकारी किसे पता चलनी चाहिए, किसे नहीं पता चलनी चाहिए। तो के पुट्टास्वामी केस के तहत निजता का अधिकार जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में। फिर इसके अलावा आपको दूसरा याद रखना है एक नालसा केस। इसमें क्या कहा गया था, तो ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, LGBTQ समुदाय जो होता है उसके पहचान की बात की गई थी, यानी ट्रांसजेंडर्स के पहचान की बात इसमें की गई थी। इसके पहले आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते थे, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने जाते थे या कभी आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, तो आपके पास ऑप्शन होते थे जेंडर से रिलेटेड। एक ऑप्शन होता था मेल और एक होता था फीमेल। इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था। नालसा केस के बाद ही यहाँ पर एक अदर ऑप्शन जोड़ दिया गया था। अदर्स में कौन आते हैं, ट्रांसजेंडर्स, यानी जो मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, उसके अलावा भी एक जेंडर एग्जिस्ट करता है, जिस पर नालसा केस में बताया गया था। उनको भी कहा गया था कि इन्हें भी पहचान का अधिकार है, इनके पास भी आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होनी चाहिए, इनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए, इन्हें भी बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए।
फिर द राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो निजता का अधिकार अभी हमने देखा था के पुट्टास्वामी केस के बाद आर्टिकल 21 के तहत कहां पर संविधान में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार, हाँ यही संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हमने देखा था। पहले ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये आर्टिकल 301 के तहत वैधानिक या कानूनी या संवैधानिक अधिकार होता है। समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक में बताया गया है, तो ये हमारा मौलिक अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में ये भी मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और फोर्स्ड लेबरिंग है उसको कौन सा आर्टिकल प्रतिबंधित करता है? तो इसमें आर्टिकल 23 है जो जबरन मजदूरी को और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने का, प्रोहिबिटेड करने का काम करता है। अब मानव तस्करी क्या होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है, महिलाओं को बेच दिया जाता है, उनके अंग निकाल कर बेच दिए जाते हैं। और जबरन मजदूरी क्या होती है कि किसी से उसके श्रम से कम मूल्य दे करके उससे जबरन कोई काम करवा लेना, या उसे कुछ भी ना देना और बदले में काम करवा लेना, कुछ भी दिए बगैर उससे काम करवा लेना। जैसे बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, बहुत समय तक बंधुआ मजदूरी भारत में देखी गई थी। तो आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित किया जाता है, ये किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। फिर आर्टिकल 24, क्योंकि हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों में दो आर्टिकल देखे थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खान में, किसी भी खान में, कोयले की खान हो, सोने की खान हो, हीरे की खान हो, यहाँ पर या किसी कारखाने में या किसी परिसंकटमय स्थल में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 से 14 याद रखना आसान है, इसलिए इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो आरटीआई के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19(1) के ए में, जहां पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वहीं पर आरटीआई यानी सूचना के अधिकार की बात भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम प्रतिबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अभी हमने देखा था आर्टिकल 24 या आर्टिकल 24। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया इज बारोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने पहले ही देखा था, मैंने आपसे कहा था बेसिक क्वेश्चन कुछ आपसे बहुत बार रिपीट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो आप दूसरों की अपेक्षा बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर हो सकता है कि दूसरे प्रतिभागी को या दूसरे कंपटीटर को भी नहीं आ रही होगी वो बात, लेकिन अगर आप सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आप पीछे हो जाते हैं। इसलिए बेसिक चीजें हर टॉपिक की आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसके दोनों सही है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने कर ही लिया था, ये रिपीट हो गया है तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन
इज गारंटीड बाय विच आर्टिकल, यानी संघ या यूनियन का गठन करने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो संघ बनाने का अधिकार या यूनियन बनाने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के 1 के सी के तहत। जब आर्टिकल 19 के सारे पार्ट्स हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ लिया है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति, आचरण और प्रचार करने की गारंटी देता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई व्यक्ति यानी कोई इंडिविजुअल कोई धर्म अगर मानना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है, उससे जो रिलेटेड आचरण है उनको फॉलो करना चाहता है, उसके रिचुअल्स को मानना चाहता है और इसके अलावा वो इस धर्म का प्रचार करना चाहता है, प्रोपेगेट करना चाहता है, तो फिर ये किस आर्टिकल के तहत कर सकता है। तो जब इंडिविजुअल की बात आएगी, यानी कोई एक आदमी है अगर वो किसी धर्म को मानना चाहता है, उसका आचरण करना चाहता है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना चाहता है और उसका प्रचार करना चाहता है, तो आर्टिकल 25 के तहत यानी आर्टिकल 25 के तहत वो स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 25 से लेकर के 28 तक के जितने भी आर्टिकल हैं सब धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, हमने पहले ही देखा है। बाकी के आर्टिकल्स हम आगे देखेंगे अगर क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड। फिर आपसे पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग विच कंडीशन, मौलिक अधिकार किसी स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। कौन करेगा? तो मौलिक अधिकार निलंबित करने का काम करेगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। कौन कौन से आर्टिकल हैं जो नहीं सस्पेंड होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 352। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है तो देश में जो मौलिक अधिकार नागरिकों को या गैर नागरिकों को दिए गए हैं वो उनसे छीने जा सकते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 आपसे छीने नहीं जाएंगे किसी भी कंडीशन में। राष्ट्रपति जो है वो आपके फंडामेंटल राइट आपसे कुछ समय के लिए छीन सकते हैं जब तक के लिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो इतने क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अगर कोई डाउट कहीं पर आपको आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। और चैनल पर नए आए हों यानी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए।